बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि मुस्लिम लीग नून शहबाज हुकूमत अचानक से मुक़तदरा पर, एस्टेब्लिशमेंट पर हमलावर हो गई है। इसकी वजह क्या है, कुछ अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। इनके अपने हिमायती सहाफ़ी, नून लीग के अपने हिमायती सहाफ़ी इनको पड़ गए हैं। कुछ आम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल गंभीर होती जा रही है और आप यूँ समझें कि ये मसला हल नहीं हो रहा, या हल जानबूझकर नहीं किया जा रहा, या जानबूझकर ऐसी चीज़ें की जा रही हैं कि हालात ख़राब हों। इसके पीछे मामला क्या है, कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो एक इनिशियल मुज़ाकरात में कामयाबी हुई है और 60 रोज़ा जो मुज़ाकरात हैं उनका भी आगाज़ हो चुका है और एक हतमी जो डील है वो होनी है। बहरहाल अमेरिका ने एक बहुत बड़ी चाल चली और असल में अमेरिका ये जो ईरान के 12 अरब डॉलर के वो असासे रिलीज़ कर रहा है, उनके ऊपर से पाबंदियां उसने हटा दी हैं। इवन के उनसे कह रहे जी कि आप अपना हरमूज़ पर जो आप एक टैक्स लेना चाह रहे हैं वो आप ज़रा हाथ घुमाकर जो है वो दूसरे कान को पकड़कर, तो इस तरह से आप टैक्स ले सकते हैं। तो ये मेहरबानियाँ अमेरिका की जानिब से ऐसे ही नहीं की जा रही। असल में अमेरिका ईरान को ख़रीद रहा है कुछ लालच देकर, और इसके बदले में ईरान क्या चाह रहा है, इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जी। नेतन्याहू दूसरी साइड पर लगा हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स वो भी दे रहा है, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी बात करते हैं कि आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है, जो मामला है वो गंभीर होता जा रहा है। कैसे? खबर यह है जी कि आज़ाद कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी है उनका एहतजाज बदस्तूर जारी है और दूसरी तरफ हुकूमत भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो राना सनाउल्लाह ये कहते हैं जी कि 12 जो नशिस्तों का मामला आप कहते हैं कि वो ख़त्म कर दें, तो जो कश्मीर की असम्बली है वो इस मामले को देखेगी। तो मसला ही असल में ये है, का कहना ही यही है, अवामी एक्शन कमेटी का कहना ही ये है कि भाई वहाँ पर जो असम्बली है, जो हुकूमतें बनती हैं, वो इन 12 नशिस्तों के बुनियाद पर ही तो कंट्रोल होती है, तो वहाँ से वो कैसे ख़त्म करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ख्वाजा आसिफ जो हैं वो अचानक से लॉन्च हुए कश्मीरियों के अगेंस्ट, और वो आग लगा देने वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ना वो दे रहे हैं, यानी कि वो मज़ीद भड़का रहे हैं कश्मीरियों को। ऊपर से जो रियासत है या जो हुकूमत है उसका रवैया भी अब कश्मीरियों के साथ इस तरह का हो गया है कि बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो खुद ही इस चीज़ को भड़काना चाह रहे हैं और मसले को हल खुद ही नहीं करना चाह रहे। कैसे जी? पहले तो मैं आता हूँ ख्वाजा आसिफ की जानिब, वो क्या कहते हैं। ख्वाजा आसिफ जी कहते हैं, एक तरफ तो कश्मीरियों के हवाले से, और ज़ाहिर सी बात है जो उनका इशारा था वो अवामी एक्शन कमेटी को ही उन्होंने कोट करते हुए कहा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अवामी एक्शन कमेटी में ऐसा तो नहीं है ना कि वो 4-5 लोग ही हैं, मतलब कितने सारे उनके साथ अवाम निकली हुई है, और वो आप सबके हवाले से तो इस किस्म की बात नहीं कर सकते ना। वहाँ पर तो जेन्युइन लोग कश्मीरी भी जो है वो निकले हुए हैं। तो ये कहते हैं जी कि ये जो लोग निकले हुए हैं ये बैरूनी एजेंडे पर हैं। मतलब चले, अगर आप ऐसी कोई बात कहते भी हैं तो ये आप कुछ लोगों के बारे में कह सकते हैं, लेकिन बाकियों के हवाले से तो नहीं कह सकते। ज़ाहिर सी बात है जब आप उनके हवाले से, जिनको इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, वो उनके लिए निकले हुए हैं, जब आप एक तरफ मामला इतना ज़्यादा जो है वो पंजाबी में कहते हैं ना पखया होना, यानी कि इतना ज़्यादा मामला गर्म है, उर्दू में आपको समझाऊँ तो इतना ज़्यादा अगर मामला गर्म है तो आपकी इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है। अब अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप तो बिल्कुल उनको सुनने के लिए भी तैयार नहीं है और आप ताकत जो है वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। फिर ख्वाजा आसिफ ने बाकायदा तौर पर जो कश्मीरी हैं, मीरपुर और एक और एरिया का उन्होंने नाम लिया और कहा जी कि ये तो असल में कश्मीरी है ही नहीं, ये तो इधर पठवार या इधर के इलाके के हैं। तो इस तरह का मतलब है एक तमस्खुर किस्म का जो है वो उड़ाया गया। फिर इसके साथ ही नाज़रीन, रियासत या ये जो हुकूमत है वो क्या कर रही है, ये BBC की रिपोर्ट है मैं जो अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और जो मैंने आपको शुरू में बात कही ना कि ये शायद खुद ही नहीं चाहते हैं मसले को हल करना, ये बात मैंने क्यों कही है ये आपको इन 2-3 चीज़ों से जो है वो पता चल जाएगा। एक तो मैंने आपको साथ ये ख्वाजा आसिफ और ये राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स जो है वो शेयर की हैं, ये तो संजीदा ही नहीं लग रहे। दूसरी तरफ BBC, ये आलमी नशरियाती इदारा है जी, इसकी ये रिपोर्ट है, ठीक है। ये 2 सहाफ़ियों के नाम भी मैं ले लेता हूँ, शहजाद मलिक हैं और नसीर चौधरी। इन्होंने जी पाकिस्तान से ये खबर ब्रेक की और कहते हैं, इसकी हेडलाइन ये है कि गाड़ी रोककर पुलिस ने कहा खुराक और अद्वियात ज़ाया करो, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अशिया की किल्लत से लोग परेशान।
एक तरफ तो कश्मीर में अशिया की जो किल्लत है, दूसरी तरफ ज़ाहिर सी बात है अशिया की है तो अद्वियात की भी है। तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान से या रावलपिंडी से या किसी और शहर से लोग जो कश्मीर जा रहे हैं और वो खाने पीने की अशिया लेकर जा रहे हैं कि जो कश्मीरी हैं अपनी फैमिलीज़ वगैरह के लिए, उनको रोका जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि ये जो अद्वियात हैं या ये जो आप अद्वियात नहीं भी तो ये जो अशिया हैं खुराक की जो अशिया हैं इनको आप डिस्ट्रॉय कर दें यहीं पर तो आपको हम जाने देंगे, अदरवाइज़ हम आपको जाने नहीं देंगे। अब आप देखें ये रवैया क्या है भाई, आप आखिर ये अशिया खुर्दनोश हो गई या खुराक या अद्वियात, ये आप कैसे इंटर नहीं होने दे सकते हैं? तो ये तो इससे तो चीज़ें फिर हल नहीं होंगे। हाँ, ये एक प्लान हो सकता है जी कि जब हम ये काम करेंगे तो अवामी सतह पर भी एक दबाव हो सकता है अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर बढ़े कि भाई ये तो हमारे ऊपर इस तरह से पाबंदियाँ लग रही हैं, हम तो ज़्यादा मुश्किल में आ गए हैं, तो आप अपना एहतजाज ख़त्म करो। हो सकता है कि इसके पीछे एक ये भी सोच हो, लेकिन अगर ये मामला उल्टा पड़ गया, लोग मज़ीद भड़क गए, अगर वो मज़ीद उनके साथ खड़े हो गए कि भाई ये तो बिल्कुल अवामी एक्शन कमेटी बिल्कुल ठीक फिर कर रही है कि आप देखें कि इतनी ज़्यादा नफरत कि एक तरफ जो वज़ीर हैं वो हमारे हवाले से क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और दूसरी तरफ खुराक और अद्वियात इंटर नहीं होने दी जा रही। इवन कि अगर कोई पर्सनल लेवल के ऊपर लेके जा रहा है उसको भी रोका जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसको डिस्ट्रॉय कर दें, नहीं तो आपको हम जाने नहीं देंगे। तो इससे तो मज़ीद जो आग है वो भड़केगी, मज़ीद जो नफ़रत है वो भड़केगी। और ऊपर से आप जो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह वगैरह जो हैं, तो इससे मैं समझ रहा हूँ जी कि शायद खुद ही नहीं चाहते या मामले को मज़ीद भड़काना चाहते हैं जी। मैंने पुलिस वालों की बहुत मिन्नतें की कि खुदा के लिए खाने पीने की चीज़ें घर लेकर जाने दें, क्योंकि मेरे घर में नौबत अब फाकों तक पहुंच चुकी है। बीवी भी हामला है, लेकिन वो टस से मस ना हुए और कहा कि खाने पीने की अशिया और अद्वियात को अपने हाथों से ज़ाया कर दो तो जाने की इजाज़त है, वरना वापस चले जाओ। ये BBC की स्टोरी है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ जी। वो मज़ीद कहते हैं ये अल्फाज पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के रिहायशी नवीद फ़र्जी नाम उन्होंने ये रखा है जी, क्योंकि उसकी वो शनाख्त देना नहीं चाहते उनके हैं। नवीद का ताल्लुक पूंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास वाक़े गांव अब्बासपुर से है और वो अपने ख़ानदान की रावलपिंडी से खाने पीने की अशिया जैसे आटा, चावल, चीनी और दालें लेकर अपने गांव जा रहे थे। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कलअदम करार दी गई तंजीम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपने मुतालबात को पूरा करवाने के लिए हड़ताल कर रखी है, जिसे 2 हफ्तों से ज़्यादा अरसा हो चुका है। हड़ताल की वजह से खित्ते के जो अक्सर ज़्यादातर हिस्से हैं उनमें कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो भी बंद हैं। तो ये जी इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल है और इनसे चीज़ें मिस हैंडल शायद जानबूझ कर रही हैं। अच्छा, इसकी एक और रीज़न भी आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ और दूसरी खबर के साथ। और दूसरी खबर ये है या कि ये अब तस्दीक एक और ज़राए से आ रही है कि ये हुकूमत जाने वाली है। ये हुकूमत जाने वाली है। कैसे ये जाने वाली है? एक तो जी इनके जो पर है ना वो अब जलने लग पड़े हैं, इनके पाँव तक जलने लग पड़े हैं और ये अब मुक़तदरा के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चीख रहे हैं और उनके ऊपर जो हमले हैं ना अपने बयानात के ज़रिए वो कर रहे हैं। हो सकता है कि जो कश्मीर वाला मामला है ये इसलिए भी शायद मतलब ये इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर यहाँ से अगर ये मामला मज़ीद बिगड़ेगा तो ज़ाहिर सी बात है असल में तो जो दबाव मुक़तदरा के ऊपर ही आना है ना, ये तो आगे खुद वैसे ही कठपुतली उन्होंने चीज़ों को हैंडल करना है। लेकिन खैर इसमें 12 सीटों का मामला है, 12 सीटों का मामला हल कर दें तो उनका मेरा मुतालबा तो यही है, तो चीज़ें हल हो जाएंगी। वैसे इतना ज़्यादा गंभीर बनाया हुआ और चीज़ों को जो है वो अना के ऊपर लिया हुआ और बस बिगाड़ जो है वो इस तरह से पैदा हो रहा है। बहरहाल जी एक तो ये जो मैंने बात की कि ये जो हुकूमत है अब ये कंफर्म हो रहा है जी कि ये घर जाने वाली है। अब एक और नून लीग के हिमायती सहाफ़ी जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है वो ये बात कर रहे हैं जी कि शहबाज शरीफ ने ये जो धांधली वाली स्टेटमेंट दी ना कि भाई 2018 में भी धांधली हुई उसका भी आप पहले करें और 2024 में भी धांधली हुई फिर उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे। तो ये शहबाज शरीफ ने जो एक जो स्टेटमेंट है वो दी है, इसको करार देने ये उन्होंने अपने पाँव पर जो कुल्हाड़ी है ना वो दे मारी है। और असल में शहबाज शरीफ की जानिब से ये स्टेटमेंट क्यों दी गई है, या आप यूँ समझे कि एक तरह से इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ज़ाहिर सी बात सब जानते हैं तो क्यों उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये बात की। ज़ाहिर सी बात है शहबाज शरीफ को कहीं भनक लग गई है तो वो क्या कर रहे हैं, आग उगल रहे हैं कि भाई फिर तो हम ये चीज़ें भी बोल देंगे। तो दबाव डालने की भी एक जो कोशिश है वो हो सकती है कि भाई अगर मुझे हटा दिया गया तो फिर तो हमारा मतलब है कि बिल्कुल फारिग ही हम समझिए, हम तो इन्हीं के बलबूते के ऊपर जो है वो आए हुए हैं। फिर दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ जो हैं वो जो कुछ जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो दे रहे हैं।
तो ये जी इसको करार दिया जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमले के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है और ये हमेशा नून लीग का वतीरा रहा है। इनके हवाले से एक कहावत कही जाती है कि ये नूरा कुश्ती खेलते हैं और ये दोनों भाई जो हैं, यानी कि दोनों शरीफ बरादरान शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के हवाले से, कि एक भाई गला पकड़ता है और एक भाई जो है वो पाँव पकड़ता है। और साथ ही साथ एक और भी इनके हवाले से कहा जाता है जी कि जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो ये गला पकड़ते हैं और जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो फिर पाँव पकड़ते हैं। अच्छा, इसको इंटरप्रेट में करूँ तो क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये कि नवाज शरीफ जो उन्होंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से पंगा लिया और दूसरी तो जो शहबाज शरीफ थे वो पाँव पकड़ के मनाते रहे और बार बार इक़्तिदार में आते रहे। और दूसरा ये कि जब ये इक़्तिदार में होते हैं ना तो फिर मतलब है कि ये मतलब है समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, लेकिन फिर जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो फिर ये पाँव जो है वो पकड़ते हैं और आपस में नवाज़ और जो पीपल्स पार्टी वगैरह ये नूरा कुश्ती भी खेलते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी से याद आया, ये जो ख्वाजा आसिफ ने रावला कोट और मीरपुर से मुतलिक जो मुतनाज़ बयान दिया है ना, इस पर ख्वाजा आसिफ से जो इस्तीफ़ा है ना वो मांग लिया गया है और बिलावल ज़रदारी ने ये इस्तीफ़ा मांगा है। कैसे जी? बिलावल ज़रदारी ने पार्लियामेंट में एक तकरीर की है और उन्होंने कहा कि ऐसा वज़ीर अभी तक काबीना में मौजूद क्यों है। उन्होंने सवाल उठा दिए, ये जो ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दे दी है ना कि ये वज़ीर क्यों है अभी तक काबीना में, से तो फारिग कर देना चाहिए था या ख़ुद ही इस्तीफ़ा दे के से घर चला जाना चाहिए था। अच्छा, उन्होंने क्या कहा जी? पाकिस्तानी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तान से इंतज़ाम कश्मीर के लोगों के हवाले से दिया गया बयान अब एक मुतनाज़ बयान सोशल बन चुका हुआ है, पार्लियामान तक पहुँच चुका है। अच्छा, जिन्हें सियासत जो सीनियर सियासतदान हैं, इवन के मौलाना फजल रहमान ने भी इसे तनकीद का निशाना बनाया। अच्छा, 22 एक निजी टीवी चैनल में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा था कि रावला कोट, धीर कोट मैं तो ऐसे भी रावला कोट वालों को इतना लंबा चौड़ा कश्मीरी नहीं मानता। अच्छा, ये इनकी स्टेटमेंट छोड़ें तो बहरहाल बिलावल ज़रदारी जो हैं उन्होंने ये कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि हम ऐसे बयानात बर्दाश्त करें जो ना सिर्फ एक सीनियर सियासतदान बल्कि मुल्क के वज़ीर दिफ़ा की जानिब से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में एहतजाज करने वाले रहनुमाओं के मुतनाज़ बयान पर ठीक है आप तनकीद करें, लेकिन वो अफराद ना अवामी ओहदे पर होते हैं और ना ही असम्बली के रुकन होते हैं। तो ये जी बिलावल ज़रदारी जो हैं उन्होंने भी सोचा कि वो भी ज़रा थोड़ी सी तनकीद कर लें और थोड़ी सी जो सिंपथीज़ हैं शायद कश्मीर के हवाले से वो दाद जो है वो समेट सकेंगे। देखें जी, ख्वाजा आसिफ के ऊपर उन्होंने भी जो तनकीद है ना वो कर ली है। अच्छा, आखिर में आपके साथ ख़बर शेयर करता चलूँ और ख़बर है अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, फिर उसके बाद में जो अमेरिका और ईरान वाला मामला उसके ऊपर भी मैं आता हूँ कि अमेरिका ने क्या एक बड़ी जो चाल है वो चली है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा एक आप यूँ समझे कि फुल टास्क जो है वो दी गई है शहबाज शरीफ की जानिब से, जो उन्होंने धांधली इलेक्शन धांधली वाला इतराफ़ किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ना भी इस मामले के ऊपर अभी तक कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ना पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर उन्होंने कहा जी कि ठीक है हमें आपकी ऑफ़र कबूल, अभी आप जाएं ना। ये तो फुल टास है और ऐसी फुल टास है मतलब नो बॉल के ऊपर फुल टास है, लेकिन आप अगर उसके ऊपर भी शॉट ना खेलें, छक्का ना लगाएं तो फिर आप मतलब है कि आपके हवाले से क्या समझा जाए। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मौजूदा जो इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप है ना, ये बज़ाहिर कंप्रोमाइज़ और इनसे कोई उम्मीद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इतनी फुल टास ऑफ़र की गई है शहबाज शरीफ की जानिब से। चलें ठीक है, उन्होंने मतलब आप बेशक कह दें और शहबाज शरीफ ने नहीं भी करवानी, लेकिन कम से कम आप इसके ऊपर खेल तो सकते हैं, बयानिया तो बना सकते हैं। आप पार्लियामेंट फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहें जी ठीक है हमें मंजूर है आपकी ऑफ़र और आप आए कमेटी बनाएं 2018-2024 इंतखाबात जो धांधली है उसका जो ऑडिट है वो करवाएं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल खामोश है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं क्यों कहता हूँ कि इस मौजूदा क़यादत से कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में जी अमेरिका और ईरान मामले के ऊपर भी एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है। ख़बर ये है कि नेतन्याहू ने और इसराइल की तरफ से एक स्टेटमेंट ये सामने आती है कि जो लबनान में उन्होंने मतलब फ़ौजें भेजी हुई हैं, जिन जगहों पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया हुआ है ना, वहाँ से वो फ़ौजें वापस नहीं बुलाएंगे। अब ना सब ये पूछ रहे थे कि आखिर सारी ईरान की शर्तें पूरी हो रही हैं तो ईरान को ही बड़ा फ़ायदा हो रहा है, अमेरिका को क्या मिल रहा है? तो अमेरिका को ये मिल रहा है या नेतन्याहू को ये मिल रहा है, ये एक नुक्ता मैंने पहले भी एक व्लॉग में बयान कर चुका हूँ मैं, ये कि जो लबनान जो जिस एरिए में वो आ गए हैं ना, वो एरिए से वो पीछे नहीं जाना चाह रहे। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अमेरिका ने क्या चाल चली? अमेरिका ने एक तरफ जो ईरान को ये सब कुछ दिया, इसके बदले में ठीक है अपना हरमूज़ तो अमेरिका ने खुलवाया, लेकिन अमेरिका अब ईरान से ये कह रहा है कि आप टूल टैक्स वसूल ना करें, सिक्योरिटी के नाम के ऊपर आप जो पैसे हैं वो ले सकते हैं। कान को यहाँ से ना पकड़े, कान को यहाँ से घूम के यहाँ से जो है वो आप पकड़ लें तो बात तो वही होगी, टैक्स तो वो फिर लेगा। ऊपर से ईरान पर से पाबंदियाँ भी हट गई हैं, वो तेल भी अब बेच सकता है और फिर ईरान के 12 अरब डॉलर के जो असासे हैं वो भी उसको दे रहा है। तो ये सारी शर्तें तो ईरान की मानी, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है,
अमेरिका क्या कर रहा है, असल में वो ये काम करके ईरान को खामोश करवाना चाह रहा है लबनान वाले मामले से। दूसरी तरफ फिर नेतन्याहू को कह देगा ठीक है यार बस अब ईरान को हमने ख़रीद लिया है, हमने इतना कुछ दे दिया उनको कि अब ये नहीं बोल पाएंगे उस मामले के ऊपर, क्योंकि इनके मामला तो सेट हो गए ना, पाबंदियाँ ख़त्म हो गई, ये हो गया वो हो गया, और फिर 60 रोज़ भी यहाँ मुज़ाकरात जो है वो करते रहेंगे, तो बस तुम ठीक है कर लो, तुम्हारा जो लबनान वाला मामला है बस अब तुम जानो वो जाने, और वहाँ पर ऑलरेडी ये कब्ज़े तो हो गए हैं, मज़ीद भी आप कर ले तो यूँ अपना वो जो उनका एक ग्रेटर वाला मकसद है जो कि बताया जाता है उसमें एक और वो कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो ये बड़ी एक जो बारीक वारदात है ना जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये डाली गई है, और देखें अब ईरान इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि ईरान ने साफ ये कहा था जी कि जंग बंदी जो है वो तमाम फ्रंट्स के ऊपर होगी, अगर वहाँ पर नहीं होती तो फिर ईरान क्या करता है, ईरान अब क्या कोई अटैक लॉन्च करता है, क्योंकि आप देखेंगे दूसरी तरफ जो कुछ ईरान को मिल रहा है, फिर वो 300 अरब डॉलर की सरमायाकारी के हवाले से भी कुछ जो चीज़ें हैं वो भी सामने आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये वो, तो एक तरफ एक कौम जो इतने मतलब दहाइयों से वो मतलब है कि उसके ऊपर पाबंदियाँ हैं पिसी हुई है, और अभी उनको जो चीज़ें दी गई हैं, और अगर ईरान जो है अपनी फुल क़ुव्वत के साथ काम करता है तो कुछ सालों के अंदर ईरान बहुत तरक्की याफ्ता जो मुल्क है वो बन जाएगा, क्योंकि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, तेल भी है, और उसने काम भी शुरू कर दिया हुआ है अपनी, मतलब है कि उसने दे भी दी हैं, बोलियाँ दें, और वो ऑयल जो है वो बेचना वो शुरू भी कर दे, उसकी कंपनीज ने काम शुरू कर दिया हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है एक तरफ ईरान को ये सब कुछ मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर ईरान कोई पंगा करता है, क्योंकि ईरान के ऊपर तो अब हमले नहीं किए जा रहे ना, अब ये हो रहा है कि वो जो लबनान वाला मामला फिर उससे ईरान को पीछे हटना पड़ेगा, और यूँ अमेरिका ने क्या किया, यहाँ पर भी मामला सेटल कर लिया, वहाँ पर नेतन्याहू को भी दे दिया। तो इसीलिए मतलब है कि जो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे ना कि आखिर इसमें अमेरिका को क्या मिला, तो सारी तो ईरान की बातें उन्होंने मानी है, और आखिर 60 दिन किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, अफजुर्दा यूरेनियम के हवाले से ईरान मान तो गया है, बाकी शर्तें अमेरिका मान गया है, तो फिर ये 60 दिन किस चीज़ के लिए हैं। तो असल गेम जो है ना वो कुछ और है, वैसे ही जो 60 दिन है ना वो नहीं लिए जा रहे। तो बहरहाल देखें अब ये ईरान के ऊपर है कि वो अब क्या फ़ैसला करता है, आया वो ये सारी चीज़ें छोड़ देगा और कह देगा नहीं हम अपने असूलों के ऊपर डटे हुए हैं और हम साथ देंगे लबनान का। तो ये 60 दिनों के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये सारी जो क्लैरिटी है ना वो चीज़ों के अंदर हो जाएगी। ये चीज़ आज कुछ आपकी तफसीलात थी, इस वाले से जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में लाजमी उसका आप इजहार कीजिएगा। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपके सवालों के जो जवाबात हैं वो भी दे सकूं। चैनल को लाइक, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आती है तो आपको आसानी हो सके देखने में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।